2025 में साल 1971 की याद सबको आ रही है। ये वो साल था जिसने भारत की छवि को पूरी दुनिया के सामने बदल दिया था। इस देश के नागरिक सदियों के गुलामी से अभी अभी 2 दशक पहले ही आजाद हुए थे और कुछ ही साल पहले चीन के हाथों पराजय भी हो गई थी। हमारा मनोबल टूटा हुआ था। 100-200 साल नहीं, हजारों साल बाद भारत को विजय का स्वाद मिला था। हम आत्मविश्वास और मनोबल से भर गए थे। पाकिस्तान का एक अखबार ने तो यहां तक छाप दिया था कि 1000 साल बाद हम मुसलमान हिंदुओं से हारे। लेकिन ये उनकी मानसिकता है, ये धर्म की विजय नहीं थी, ये भारत की एक देश के तौर पर विजय था। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर 1947 में आ गया था, लेकिन ये एक अजीब सा देश था। मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ था। देश बनने के साथ ही यहाँ उर्दू को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। अब उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये हिंदी और फारसी से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि ना तो पश्चिमी पाकिस्तान और ना ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान में सिंधी और पंजाबी प्रचलित था, तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली प्रचलित था। अब भाषा की अपनी ताकत होती है। लोगों को जोड़ने में भाषा का स्थान धर्म से पहले आता है। पाकिस्तान के नेता इस बात को समझ नहीं पाए और एक धार्मिक आधार पर बने देश में जनता पर नए नए नियम थोपे जाने लगे। 1970 तक पाकिस्तान के बने हुए 23 साल हो गए थे, लेकिन वहां अभी तक कोई चुनाव नहीं हो पाया था। चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव के नाम पर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इस समय पाकिस्तान के सैन्य शासक थे जनरल याहिया खान। उनके लिए चुनाव कराना अब मजबूरी हो गया था। मजबूरी इसलिए था क्योंकि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर खड़े थे। निक्सन जहां एक तरफ भारत को नफरत के हद तक नापसंद करते थे, वहीं पाकिस्तान को वो दिल से एक बेहतर देश मानते थे। अब पाकिस्तान तो शीत युद्ध में अमेरिका के पाले में था। अमेरिका डेमोक्रेसी के साथ खड़ा था। वो ज्यादा से ज्यादा देशों में डेमोक्रेटिक रूल स्थापित करना चाहता था। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की मदद करना और भी सरल हो जाता, आसान हो जाता, यदि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता। तो पाकिस्तान में चुनाव के लिए अमेरिका का दबाव था। मजबूरी में याहिया खान चुनाव करवाने के लिए किसी तरह तैयार हो गया, लेकिन बहुत तेज आदमी था। वो चुनाव के बाद भी अपनी धाक को बचाने का बंदोबस्त कर लिया था। वो कैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान में प्रमुख पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी पीपीपी। नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो के साथ याहिया खान ने एक डील कर लिया कि चुनाव जीत लेने और सरकार बना लेने के बाद याहिया खान को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद इसमें एक ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि पाकिस्तान के जनरल असेंबली में, मतलब संसद में 300 सीटें थी, जिसमें 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में, जबकि 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के मुसलमान तमाम प्रतिबंध के बाद भी उर्दू इस्तेमाल करते थे और वहां हिंदुओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। हिंदुओं के साथ रहने के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इन्हें कमजोर समझते थे और इनसे घृणा करते थे। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान के लोग इस बात से नाराज थे कि पश्चिमी पाकिस्तान उनके यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा है और उनके राज में पूर्वी पाकिस्तान के लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जनता के नेता थे। उन्होंने इन्हें प्यार से बंग बंधु कहा। इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के शोषण, बांग्ला भाषा का दमन और पूर्वी पाकिस्तान के संसाधनों का पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा दोहन को चुनावी मुद्दा बनाया। उधर पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो की पहचान इंटेलेक्चुअल नेता की थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे नेता थे,
इन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान को मुद्दा बनाया। चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। 300 सीटों वाली संसद में बंगाल के आवामी लीग ने 160 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और सरकार बनाने का दावा कर दिया। एकदम स्पष्ट बहुमत था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग और सेना किसी बंगाली को अपना शासक बनते हुए नहीं देख सकते थे। याहिया खान अवामी लीग के साथ समझौता करना चाहते थे और चाहते थे किसी भी तरह से ये स्थिति ना बने, लेकिन लीग किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अवामी लीग के सरकार बनते ही पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व तो समाप्त होता ही याहिया खान भी हाशिए पर चले जाते। इस स्थिति से बचने के लिए याहिया ने नेशनल काउंसिल यानी कि संसद का सत्र ही नहीं बुलाया। अब संसद खुले तब तो कोई सरकार बनाए। संसद बन रहा और सरकार बनाने की प्रक्रिया रुक गई। इस चुनाव में बंगाल के लोगों की जीत हुई थी। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ और बांग्ला भाषा के लिए उनका संघर्ष पाकिस्तान के निर्माण के साथ साथ ही चल रहा था। अब जीत के इतने नजदीक पहुंचने के बाद वो पीछे हट नहीं सकते थे। इसलिए आवामी लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। हड़ताल पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मार्च 1971 के आखिरी में पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उनके नेता मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान में किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में सेना और रजाकारों के द्वारा बड़े पैमानों पर नरसंहार किया जाने लगा। पाकिस्तान की सेना मानती थी कि पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं ने भ्रष्ट कर दिया है और इस कारण इनकी हत्या करना जिहाद है और बिल्कुल जायज है। यूनिवर्सिटी के छात्रों तक को तोपों से भून दिया गया। बंगाल के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की जा रही थी। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था, भागना। यहां से बड़ी मात्रा में लोगों ने पलायन किया। अप्रैल 1971 तक भारत में आए शरणार्थियों की संख्या 5 लाख थी, जो अगस्त तक बढ़कर करीब 80 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस स्थिति से बहुत बेचैन थी। भारत युद्ध में पड़ना नहीं चाहता था और पाकिस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन था। उधर पाकिस्तान के माध्यम से चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सुधरे थे और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तो खुलेआम पाकिस्तान को खत लिख चुका था कि यदि पाकिस्तान की संप्रभुता पर कोई हमला होता है तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। भारत पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के संयुक्त लॉबी से चिंतित था, क्योंकि भारत चीन से और अमेरिका से युद्ध मोल लेना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन तब भी भारत ने इन शरणार्थियों के लिए दरवाजे जरूर खोल दिए और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान खुद पूर्वी पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी को भी समर्थन और ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन युद्ध से बचना भी चाह रहा था। मुक्ति वाहिनी बंगाल के युवाओं का एक समूह था जो पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को अलग कर एक नया देश बनाना चाहता था। लेकिन इसी समय भारत के लिए एक सकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। जून 1971 में भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह सोवियत संघ के दौरे पर जाने वाले थे। उनके आने से पहले ही सोवियत विदेश मंत्रालय भारत के राजदूत दीपी धर से संपर्क कर आगे से भारत को मैत्री संधि का प्रस्ताव देता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत इस समय तक कोई बड़ी शक्ति नहीं था, गरीब और अविकसित देश था। उसके बावजूद मैत्री संधि के लिए भारत ने अप्रोच नहीं किया, बल्कि सोवियत संघ ने अप्रोच किया। इसका एक कारण था, चीन अब सोवियत संघ से दूर होता जा रहा था। चीनी नेताओं ने रूस पर आरोप लगाया था कि उसने कम्युनिस्ट विचारधारा को करप्ट कर दिया है
और पास्ट में दोनों के बीच युद्ध की स्थिति भी बन चुकी थी। चीन अमेरिका के नजदीक आ रहा था और पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना और अमेरिका के पाले में था। इन तीनों देशों के साथ आ जाने के कारण सोवियत का प्रभाव दक्षिण एशिया से खत्म हो जाने का खतरा था। ऐसी परिस्थिति में सोवियत भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहता था। 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के विदेश मंत्री भारत आए और नई दिल्ली में इस संधि को फाइनल कर लिया गया। यह संधि कोई साधारण संधि नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक धमाका था। इस संधि में साफ रूप से कहा गया था कि दोनों देश किसी बाहरी देश के आक्रमण पर आपस में विचार विमर्श करेंगे और मिलकर कोई भी कदम उठाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोवियत संघ और अमेरिका का दौरा भी करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से भी 2 बार मुलाकात करती है। निक्सन ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी सैन्य कार्रवाई न करने की चेतावनी तक दे डाली, जिस पर इंदिरा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान को यह बात समझाना चाहिए जो अपने ही देश के लोगों का नरसंहार कर रहा है। युद्ध के आसार बनने लगे थे। भारत शुरू में तो इससे बचना चाहता था, लेकिन भारत भी जानता था कि युद्ध से बचा नहीं जा सकता है। इस बीच यहां तैयारियां बहुत जोर शोर से होने लगी। इंदिरा गांधी सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ से मिलती है, मशविरा लेती हैं कि युद्ध कब किया जाए। मानेकशॉ कहते हैं कि युद्ध का समय हमें अपने हिसाब से चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जाड़े में युद्ध करेंगे, जब हिमालय में बर्फ जम जाने के कारण चीन कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 4 दिसंबर को युद्ध शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन तय तारीख से 1 दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत तो तैयार बैठा था, और तो और हम चाहते ही थे कि युद्ध की शुरुआत हम न करें, और पाकिस्तान ने मौका दे दिया। पाकिस्तान ने यह अभियान पश्चिम पाकिस्तान के सीमा से सटे भारतीय क्षेत्रों पर किया था। इसके जवाब में भारतीय सेना जमीनी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवेश करती और नौसेना कराची में प्रवेश करती। पहली बार भारत ने नौसेना का इस्तेमाल किया था। इधर इस युद्ध के बहाने भारत को पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री लेने का लाइसेंस मिल गया था। भारतीय सेना 4 तरफ से ढाका के लिए बढ़ती है। डेल्टा क्षेत्र से भारतीय सैनिक अपरिचित थे, लेकिन वहां की मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना का साथ दिया, जो वहां की सभी परिस्थितियों और रास्तों को अच्छे से जानती थी। सब कुछ इतना जल्दी और तेजी से हुआ कि पाकिस्तान बस देखता रह गया। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 6 दिसंबर को भारत सरकार ने बांग्लादेश को मान्यता दे दिया। सैयद नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। युद्ध शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर सेना ढाका पहुंच गई। भारतीय सेना को थोड़ी चिंता तब हुई जब बम बरसकों से लैस अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कहा कि अमेरिका का यह कदम इस युद्ध में अमेरिका की रुख को दर्ज करता था, लेकिन यह केवल गीदड़ भभकी थी। अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था और सोवियत के साथ भारत के समझौते के बाद तो वो कोई कदम उठा भी नहीं सकता था। 13 दिसंबर तक, मतलब युद्ध शुरू होने के 10वें दिन, पाकिस्तान मानसिक रूप से तैयार हो गया था कि ढाका उसके हाथ से निकल गया है। यदि अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो यहां के बाद भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा। 13 दिसंबर को याहिया खान ने जनरल नियाजी को हथियार डालने के लिए कह दिया। जनरल नियाजी इस उधेड़-बुन में थे कि क्या करना है, लेकिन कोई रास्ता बचा नहीं था। 15 दिसंबर को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर को भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा आत्मसमर्पण का पत्र लेने ढाका पहुंचे। इसी दिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा से घोषणा की कि ढाका अब आजाद मुल्क की आजाद राजधानी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑल इंडिया रेडियो से पश्चिमी सीमा पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देती।
इसके 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भी युद्ध विराम का घोषणा कर दी। यहीं पर आज के जमाने में यह सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी ने एक तरफा युद्ध विराम क्यों घोषित कर दिया था? मौका तो बहुत बढ़िया था, पीओके वापस लिया जा सकता था। हाँ, मौका तो था, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि युद्ध लंबा खींचा जाए। सब कुछ बहुत तेजी से किया जा रहा था। यहां तक कि सोवियत संघ ने भी युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि पाकिस्तान कोई अकेले नहीं था, उसके साथ अमेरिका और चीन भी था। भारत इस युद्ध को अपने कारण से नहीं लड़ रहा था, इस युद्ध की सारी जिम्मेवारी पाकिस्तान की थी। यदि भारत इस युद्ध को अपने कारण के लिए इस्तेमाल करता तो अमेरिका और चीन के लिए चुप रहना मुश्किल हो सकता था। दूसरा, पाकिस्तान का बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका था। यदि युद्ध को आगे बढ़ाया जाता तो संभावना थी कि पाकिस्तान आगे आने वाले समय में शांत नहीं रहता, और एक अशांत पड़ोसी किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे शताब्दियों के बाद भारत की पहली सैनिक जीत बताया गया। कई सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था, चीन से हारा था। एक लंबे समय तक हार और अपमान को बर्दाश्त करने के बाद हिंदुस्तानियों को सैनिक विजय के ये नायाब और मधुर दिन नसीब हुए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में निराशा और हताशा फैली हुई थी। पाकिस्तान की एक अखबार ने तो यहां तक छाप दिया था कि यह पहली बार है कि मुसलमानों को हिंदुओं के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी धमकी के आगे न झुकते हुए बड़े योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाने के लिए इंदिरा गांधी की चारों तरफ जय जयकार हुई। कांग्रेसी तो कांग्रेसी, यहां तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी श्रीमती गांधी की तारीफों के पुल बांधे। भारत की पहचान अब दुनिया के लिए बदल गई थी। भीरू और शांति प्रिय देश की छवि एक पुरानी बात रह गई थी। उस समय पाकिस्तान में अखंड पाकिस्तान का चुनावी नारा चलता था, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के बाद अखंड पाकिस्तान का विचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। खैर, जो भी हो, अभी तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी। वहीं बांग्लादेश में उसके 90,000 सैनिक भी बंदी बना के रखे गए थे। वहीं याहिया खान इस्तीफा दे चुके थे और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 1972 में पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों के एवज में बांग्लादेश को मान्यता दी और विवाद को शांति प्रिय तरीके से सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह मान लिया गया कि भारत और पाकिस्तान आपसी समस्या को सुलझाने के लिए एक पक्षीय वार्ता करेंगे और किसी भी स्थिति में किसी दूसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल सच है कि इस समय इंदिरा गांधी कश्मीर के मुद्दे पर एक्शन ले सकती थी, लेकिन भारत इस वक्त शांति के रास्ते को चुनता है। शिमला समझौते में भुट्टो ने वायदा किया था कि भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ने बंगाल को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी और समाजवादी देश बनाने का वायदा किया था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।